नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब धन का मनोविज्ञान पर अ, थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वैसी फाइनेंस किताब नहीं है, मतलब टिपिकल वाली जो सिर्फ नंबर्स और मुश्किल सिद्धांतों से भरी हो, है ना? सही कहा। ये किताब असल में इस बात पर है कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं। हमारा रवैया, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को कैसे बनाते, बिगाड़ते हैं। हाँ। और हाउसल, जो खुद एक कॉलमिस्ट और निवेशक रहे हैं, वो क्या करते हैं कि आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रिसर्च को कहानियों के जरिए सामने लाते हैं, बहुत ही दिलचस्प तरीके से। तो चलिए फिर इसके कुछ खास विचारों को समझते हैं। पहला और मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई वित्तीय सफलता गणित से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये चीजें शायद आपकी इंटेलिजेंस या टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक सामान्य आय वाला इंसान भी अच्छी आदतों से अच्छी खासी संपत्ति बना सकता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत स्मार्ट व्यक्ति भी अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो वो असफल हो सकता है। मतलब आदतें ज्यादा जरूरी हैं डिग्री से, ऐसा कह सकते हैं। कहीं ना कहीं। हाँ। हाँ, यह कम से कम उतनी ही जरूरी है। आपकी आदतें, आपका टेम्परामेंट, ये बहुत मायने रखता है। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज जो किताब में आती है वो है भाग्य और जोखिम, मतलब लक फैक्टर। बिल्कुल। किताब बताती है कि कैसे सही या गलत वक्त पर सही या गलत जगह होना आपके फाइनेंशियल नतीजों में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। जैसे वो बिल गेट्स वाली कहानी है। हाँ, उनकी कहानी एक क्लासिक उदाहरण है। उन्हें उस वक्त एक स्कूल कंप्यूटर का एक्सेस मिला जब ये चीज मतलब बहुत ही रेयर थी। ये सिर्फ उनकी होशियारी नहीं थी, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। सही। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी सफलता पर शायद थोड़ा कम इतराना चाहिए और दूसरों की असफलता पर थोड़ी ज्यादा सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि भाग्य और जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं। और शायद इसी से जुड़ा है वो पर्याप्त का विचार, मतलब ये समझना कि कब आपके पास काफी है। हाँ, बिल्कुल। ये जानना कि बस इतना काफी है ताकि हम उस अंतहीन दौर से बच सकें। मुझे और चाहिए और चाहिए। ये दौड़ अक्सर लालच या फिर दूसरों से तुलना करने की वजह से होती है। और ये शायद हमें असल खुशी से दूर ले जाती है। एग्जैक्टली, संतुष्टि छीन लेती है। और फिर जाहिर है कंपाउंडिंग की शक्ति। हाँ, कंपाउंडिंग, वो तो जैसे जादू है। वॉरेन बफेट का करियर सबसे बड़ा उदाहरण है ना, कैसे समय के साथ लगातार छोटी छोटी बढ़त मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा देती है। हम्म। और ये सिर्फ पैसे में नहीं, शायद ज्ञान और प्रतिष्ठा में भी होता है। हाँ, बिल्कुल सही। और पिताब का तर्क है कि बफेट की असली ताकत शायद सालों साल टिके रहने की उनकी क्षमता है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी पॉइंट है कि पैसा बनाने का असली मकसद चमक दमक वाली चीजें नहीं है। तो फिर क्या है? वो है स्वतंत्रता, आजादी। आजादी? मतलब किस तरह की आजादी? अपने समय को कंट्रोल करने की आजादी। ये चुनने की क्षमता कि आप कब, कहाँ, किसके साथ क्या करना चाहते हैं। अपने शेड्यूल पर आपका नियंत्रण होना। हाउसल कहते हैं यही दौलत का सबसे शक्तिशाली रूप है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब महंगी गाड़ी से ज्यादा कीमती है अपने टाइम पर अपना कंट्रोल होना। सही बात है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी को असल में बढ़ाता है। और किताब ये भी मानती है, और शायद हम सब जानते हैं, कि हम इंसान थोड़े अतार्किक होते हैं पैसे के मामले में, है ना? हाँ, ये तो है। हम सब करते हैं, भावनाओं में बहकर फैसले ले लेते हैं। जैसे बाजार गिरता है तो डर के मारे बेच देना, भले ही लॉन्ग टर्म में वो गलत फैसला हो। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं, मतलब नुकसान से बचने की तीव्र इच्छा। हाँ, होता है ऐसा। तो जरूरी ये है कि हम ऐसे सिस्टम बनाएं जो हमारी इन कमजोरियों को थोड़ा कम कर सकें, जैसे ऑटोमेशन, ऑटोमेशन? जैसे एसआईपी वगैरह। हाँ, जैसे अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर देना, ताकि हर महीने वो अपने आप होता रहे, आपको सोचना ना पड़े, भावनाओं में आने का मौका ही कम मिले। या फिर विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह लगाना। हाँ, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी तो दूसरी जगह से कुछ हद तक भरपाई हो जाए, रिस्क कम हो जाता है। ये बड़े प्रैक्टिकल तरीके हैं अपनी, क्या कहते हैं, मानवीय कमजोरियों से निपटने के। और हाउसर की लिखाई की यही खूबी है, वो बहुत सरल भाषा में छोटी छोटी कहानियों के जरिए ये सब समझाते हैं। इसीलिए ये किताब उन लोगों को भी अच्छी लगती है जिन्हें फाइनेंस की बातें थोड़ी डरावनी या बोरिंग लगती हैं। हाँ, भाषा बहुत आसान है। बिल्कुल। तो ये नए निवेशक हों या अनुभवी,
सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि ये बात तो इंसानी स्वभाव की हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये किताब पैसों के साथ हमारे जो अक्सर थोड़े अजीब और अतार्किक रिश्ते होते हैं, उन्हें समझने के लिए एक बहुत ही ताज़ा और प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं बताती, बल्कि धैर्य, विनम्रता और आत्म जागरूकता जैसे जो कालातीत सिद्धांत हैं, उन पर जोर देती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि वित्तीय सफलता के लिए आपको बाजार को तो समझना ही है, पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को समझ लें, बिल्कुल, समझ अपने दिमाग को, अपने व्यवहार को। अपनी भावनाओं को, अपने डर को पहचानना। हाँ, अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना बाहरी दुनिया में जीतने के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम ये सच में मान लें कि हमारी आर्थिक जिंदगी में किस्मत का भी बड़ा रोल है, और ये भी मान लें कि हम में व्यवहारिक कमियां हैं, तो क्या इससे हमारे रोज के जो पैसे से जुड़े फैसले हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? हाँ, ये गहरा सवाल है सोचने के लिए।